आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर इम्यूनिटी से है। आज के टॉपिक में हम स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले 2 लेक्चर में थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर दे चुका हूँ। पहले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दी थी कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या चीज़ है। फिर मैंने अगला लेक्चर जो इससे पिछला वाला लेक्चर था वो दिया था उसके बारे में कि जो एंटीबॉडीज, इससे जो पिछला लेक्चर था वो मैंने बी सेल और टी सेल के एक्टिवेशन के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया, तो वो फंक्शन किस तरह करते हैं। तो उसके बाद उसी लेक्चर में मैंने आप लोगों को एंटीबॉडीज के बारे में भी कुछ डिटेल में बताया था। लेकिन एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ये फंक्शन किस तरह करता है, ये चीज़ आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर पिछले लेक्चर में इसको साथ में ऐड कर लेता तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि एंटीबॉडीज़ बेसिकली क्या चीज़ है। सबसे पहले ये बात आप लोग लाजमी याद रखें कि एंटीबॉडीज़ जो है वो बेसिकली प्रोटीन है। एंटीबॉडीज़ क्या चीज़ है? प्रोटीन है। ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये प्रोटीन है। ठीक है, और हाँ, इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ठीक है, थोड़े से मिकदार में इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसको? ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के मिलाप से ये बना है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली होता प्रोटीन है। अच्छा, लेकिन साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी है, तो ग्लाइकोप्रोटीन हम इसको कहते हैं। और ये बनते कहाँ पर है? तो पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूं कि जो बी सेल होते हैं हमारे पास, जो बी सेल्स होते हैं, नए बी सेल जो होते हैं, वो जब मैच्योर होते हैं और किसी वायरस या बैक्टीरिया के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वो फिर एक खास तरह के सेल्स बनाते हैं। पहले तो वो सेल खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? प्लाज्मा सेल में। तो जो प्लाज्मा सेल होता है उसका काम ये होता है कि वो एंटीबॉडीज बनाता है और वही एंटीबॉडीज वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है। ठीक है, और वही एंटीबॉडीज जो है वो उसी साइट पर पहुंच जाते हैं जिस साइट पर इन्फेक्शन हुई होती है। तो ये एंटीबॉडीज वहां पर जाकर फिर एप्सोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, तो ये इसके काम होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरह बना हुआ है। ठीक है, तो आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। दे आर इम्यूनोग्लोबुलिन, ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है और ये प्रोटीन है बेसिकली, और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। आर जनरली वाई शेप्ड मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल को देखा जाए, ये बी सेल में बनते हैं। बी सेल में कौन सा सेल? प्लाज्मा सेल। तो ये प्लाज्मा सेल के अंदर बनते हैं और ये वाई शेप, ये देखिए आप इसकी शक्ल को देखें, ये ABC आप अल्फाबेट्स जो है उसमें Y का जो शक्ल है ये बिल्कुल सेम इसी तरह बने हुए। ठीक है, तो इसका शक्ल Y की तरह होता है। ठीक है, अब शक्ल तो इसका Y की तरह है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर में कुछ खास चीजें मैं आप लोगों को बताऊं तो वो चीजें जरा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देखें कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये पेप्टाइड का एक चेन है। ये देखें, ये मैं राउंड शक्ल में आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो ये देखें, ये राउंड शक्ल में जो आप लोग देख रहे हो ये क्या चीज है? ये बेसिकली प्रोटीन है। ये पेप्टाइड्स है, चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये देखिए, और ये भी हमारे पास क्या है? एक चेन है प्रोटीन का। तो बेसिकली ये 2 चेन हो गए। तो जो ब्लू कलर में आप लोगों को ये नजर आ रहे हैं, ये राउंड शक्ल में मैंने अमाइनो एसिड आप लोगों को शो किए हैं। तो प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बनता है। तो ये अमाइनो एसिड इकट्ठे होकर एक पेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो एक ये चेन हो गया और साथ में एक ये वाला चेन, 2 चेन पेप्टाइड के, 2 चेन ये हो गए। और साथ में आप लोगों को ये ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, ये भी पेप्टाइड चेन है। ये देखें, तो ये भी प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, ये भी देखें, ये देखें, ये साथ में। हाँ, लेकिन दोनों चेन में थोड़ा सा फर्क है। 2 चेन जो आपको ये नजर आ रहे हैं ये ग्रीन कलर में, ये छोटे हैं, इसको लाइट चेन कहा जाता है। और ये ब्लू कलर में आपको जो 2 बड़े चेन नजर आ रहे हैं इनको हैवी चेन कहा जाता है। तो आप लोग ये बात लाजमी याद रखें कि वाई शेप मॉलिक्यूल्स हैं और ये वाई शेप मॉलिक्यूल 2 तरह के चेन से बने हुए हैं, हैवी चेन और लाइट चेन। तो हैवी चेन कितने हैं? 2। लाइट चेन कितने हैं? 2 ये ग्रीन कलर के लाइट चेन और 2 ये आपके पास कौन से चेन आ गए? हैवी चेन। ठीक है, तो ये देखिए, कंसिस्ट ऑफ
4 टाइप्स ऑफ पेप्टाइड चेन, 4 तरह के इसमें पेप्टाइड चेन होते हैं। ये 4 है बेसिकली, 4 पेप्टाइड चेन है और 2 हैवी और 2 लाइट। ये ब्लू कलर में हैवी और ये ग्रीन कलर में लाइट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात आती है वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन भी होता है। ये चीज आप लोग याद रखें कि ये वाला जो हिस्सा है यहां से लेकर, ये मैं आप लोगों को इधर में कट करके बताता हूँ। ये देखिए यहां से लेकर और साथ में ये भी हो गया और यहां तक, ये देखिए ये एक चेन का मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो ये वाला जो रीजन है ये जो लाइट चेन है और हैवी चेन है, हैवी चेन और लाइट चेन का जो ये वाला हिस्सा होता है ये कांस्टेंट रीजन कहलाता है। कांस्टेंट रीजन का मतलब है कि एंटीबॉडीज के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन सारे के सारे एंटीबॉडीज में ये वाला हिस्सा कांस्टेंट होगा, एक तरह का होगा। ठीक है, बहुत सारे एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में बनते हैं और हर एक एंटीबॉडीज का काम स्पेसिफिक है। क्योंकि हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ रहे हैं, तो जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये स्पेसिफिक है। ये एक खास बैक्टीरिया, वायरस, किसी खास वायरस के लिए स्पेसिफिक होगा। ये किसी दूसरी वायरस या दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वाला रीजन जो है ये सब का जितने भी तरह के हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है, आगे मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो ये सब का जो कांस्टेंट रीजन होता है ये सबका सेम होता है। ठीक है, लेकिन जो अगर हर एक एंटीबॉडी फिर दूसरे से मुख्तलिफ है तो वो मुख्तलिफ जो है वो वेरिएबल रीजन की वजह से है। ये देखें, तो ये वाला जो आपको रीजन नजर आ रहा है ये आपका वेरिएबल रीजन है। इधर भी वेरिएबल रीजन है, इधर भी वेरिएबल रीजन है और ये सारे का सारा कांस्टेंट रीजन है। तो कांस्टेंट रीजन के आप लोगों को समझ आ गई कि ये चेंज नहीं होते। ये सब के सब जितने भी तरह के हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन है, हमारे पास एंटीबॉडीज है, सब में एक तरह के होते हैं। लेकिन जो इसका वेरिएबल रीजन होता है वो स्पेसिफिक होता है एक खास एंटीजन के लिए। अब जिस तरह का भी एंटीजन है तो वेरिएबल रीजन उसी के लिए बनता है। क्योंकि बी सेल जब प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होता है तो सबसे पहले वो जरासीम के साथ कांटेक्ट में आता है, फिर वो उसी जरासीम के मुताबिक एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो हर एक जरासीम का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी सबकी चेंज है। तो ये हर एक जरासीम के लिए अलग तरह के हथियार बनाता है। ठीक है, तो ये देखें, ये जो वेरिएबल रीजन है इसमें फर्क होता है। कांस्टेंट रीजन सबका सेम है, ये वाला रीजन वेरिएबल रीजन है। इसको क्या कहेंगे हम? वेरिएबल रीजन। अब ये वेरिएबल रीजन जो है इसके ऊपर आप लोगों को ये जो इलाका नजर आ रहा है, ये देखिए, ये वाली जगह, ये वाली जगह, या इसके ऊपर ये जगह और ये जो जगह बनी हुई है इनको हम एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो जब ये वाले एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ बाइंड होते हैं, उनके साथ मिलते हैं, तो इसका कौन सा हिस्सा मिलता है? ये वाला हिस्सा मिलता है। और ये वाला हिस्सा वेरिएबल रीजन के ऊपर बना हुआ है। वेरिएबल रीजन हर एक जरासीम के लिए अलग तरह का बनता है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया? ठीक है, 4 पेप्टाइड चेन है, 2 हैवी 2 लाइट। अब सारे के सारे जितने भी पेप्टाइड चेन है उनके 2 हिस्से होते हैं, एक कांस्टेंट रीजन जो सब के सब एंटीबॉडीज में सेम होता है, और एक वेरिएबल रीजन जो हर एक एंटीबॉडीज का डिफरेंट होता है। मतलब जो एक खास किस्म के जरासीम के लिए जितने भी एंटीबॉडीज बने हुए सबका वेरिएबल रीजन फिर सेम होगा, लेकिन हर एक जरासीम के लिए अलग-अलग तरह के वेरिएबल रीजन है। ठीक है, इसलिए हम इसको वेरिएबल रीजन कहते हैं क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, हर एक जरासीम के लिए मुख्तलिफ है। और ये जो वेरिएबल रीजन है, आप लोग देखिए, वेरिएबल रीजन कंपोज्ड ऑफ 110 to 130 अमाइनो एसिड। तो ये वाले रीजन जो है ये प्रोटीन है और प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं। तो ये वाला वेरिएबल रीजन जो है आप लोग ये लाजमी याद रखें, एमसीक्यूज के लिए, टेस्ट के लिए, तैयारी के लिए आप लोग याद रखें कि 110 से लेकर 130 तरह के अमाइनो एसिड इकट्ठे होकर वेरिएबल रीजन बनाते हैं। तो ये था हमारा सिंपल स्ट्रक्चर। आपके कोर्स के मुताबिक, फर्स्ट ईयर के लेवल के मुताबिक ये एंटीबॉडी का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था। मैं थोड़ा सा आप लोगों को और भी बता देता हूं कि एंटीबॉडीज की मुख्तलिफ टाइप्स है और हर एक का अलग-अलग फंक्शन है। तो आप लोग देखिए, बेसिकली है तो सारे वाई शेप, वाई की तरह होते हैं, सारे के सारे वाई शेप होते हैं। लेकिन इसमें कुछ टाइप्स है, मैं आप लोगों को इधर जो है वो 5 टाइप्स बता देता हूँ। ये 5 इधर मैंने लिखे हुए। तो जो 5 टाइप्स है, एक हमारे पास IgG। IG mean immunoglobulin, G stands for gamma, IgE, E for epsilon, ठीक है, IgM, M for mu, IgA, A for alpha, और IgD, G for
ये जो डेल्टा का निशान है ये इसके लिए, IgD डेल्टा के लिए, ठीक है, ये डेल्टा का निशान है, ठीक है। अब देखें कि ये देखिए शक्ल सबकी Y की तरह है, ये देखिए सबके सब Y की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है, इसका वेरिएबल रीजन जो है वो चेंज होता है, ठीक है, इसका जो वेरिएबल रीजन होता है वो चेंज होता है, कुछ में ज्यादा जो है वो कांस्टेंट रीजन के स्ट्रैंड्स होते हैं, पेप्टाइड चेन होते हैं। तो इधर हम देखते हैं कि जो हमारे पास गामा है IgG, ये अपसोनाइज बैक्टीरिया एंड न्यूट्रलाइज बैक्टीरियल टॉक्सिन, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को अपसोनाइज करता है और उसके टॉक्सिन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइजेशन मैंने आप लोगों को बता दिया था, अपसोनाइजेशन भी बता दिया था पिछले लेक्चर में, आप लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। इधर मैं सिर्फ जस्ट इनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि टाइप्स कितने हैं और उनका फंक्शन क्या है। अब आपके पास आते हैं IgE जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी, ये सेकेंडरी रिस्पांस होता है, बॉडी का एक सेकेंडरी रिस्पांस होता है जरासीम के खिलाफ, और जरासीम नहीं लेकिन कुछ आप लोगों को मैं सिंपल मिसाल देता हूं कि एलर्जी जब होती है, किसी बंदे को एक चीज से एलर्जी होती है, वो हार्मफुल चीज नहीं होती, एलर्जी के ऊपर एक डिटेल में लेक्चर आ रहा है, मैं बता दूंगा आप लोगों को फिर, लेकिन एलर्जी जब होती है तो उसमें बॉडी जो है वो किसी चीज के खिलाफ हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब हाइपर सेंसिटिव होता है हमारा बॉडी, क्या करता है, एक रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो उस रिएक्शन के दौरान, वो रिएक्शन क्यों हमारे पास होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि उसके दौरान IgE रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये कब रिलीज होता है बॉडी के अंदर, ये हाइपर सेंसिटिविटी एंड सेकेंडरी रिस्पांस के दौरान ये ज्यादा मिकदार में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी का ब्लड टेस्ट कर ले तो उसमें IgE का लेवल आपको राइज नजर आएगा जब उसको एलर्जी होती है किसी चीज से। एक आप हमारे पास आता है IgM जो होता है ये प्राइमरी रिस्पांस, ये किसी जरासीम के खिलाफ प्राइमरी इनिशियली रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, एंटीजन, और ये क्या हो जाता है, एंटीजन रिसेप्टर ऑन बी सेल्स, और ये बी सेल के ऊपर एंटीजन रिसेप्टर्स हैं, बी सेल के ऊपर क्या है, रिसेप्टर्स हैं, ये वाले जो हमारे पास ये क्या है IgM, ये एंटीजन के लिए एक रिसेप्टर के तौर पे काम करता है बी सेल के ऊपर। IgA हमारे पास अल्फा जो है प्रिवेंट अटैचमेंट ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया टू म्यूकस मेम्ब्रेन, वायरस और बैक्टीरिया जो है वो सेल के या हमारे बॉडी के म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ जब अटैच होता है तो तब सेल के अंदर जाके उधर जो है वो इन्फेक्शन काज करते हैं। लेकिन अगर ये वाले IgA मौजूद हो तो ये क्या करते हैं, ये वायरस या बैक्टीरिया को प्रिवेंट करते हैं ताकि वो अटैच ना हो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन के लिए हमारे पास बॉडी में मौजूद होते हैं। दूसरा हमारे पास IgD है, ये तो वैसे अनसर्टन और ये फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द बी सेल, ये ज्यादातर बी सेल्स की सरफेस के ऊपर पाया जाता है, और ये भी क्या करता है, एंटीजन के लिए बाइंडिंग का काम करता है। तो एंटीजन जब बाइंड होता है बी सेल के साथ तो वो इसी रिसेप्टर के थ्रू बाइंड होता है। ये हमारे पास कुछ टाइप्स थे इम्यूनोग्लोबुलिन के, या हमारे पास टाइप्स थे एंटीबॉडीज के। और एंटीबॉडीज कब बनते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जब जरासीम हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जरासीम के खिलाफ हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंड करता है, सेकंड लाइन भी डिफेंड करता है, लेकिन जब वो नाकाम हो जाते हैं तो हमारे जो बॉडी है वो फिर एक अलग तरीका इख्तियार करते हैं। हमारे जो लिम्फोसाइट्स है, बी सेल्स है, टी सेल्स अलग तरीके से काम करते हैं। जो बी सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होने के बाद एंटीबॉडीज पैदा करते हैं, और वो एंटीबॉडीज उस जरासीम के लिए स्पेसिफिक होते हैं जिस तरह का जरासीम हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो जब वैक्सीन हम कराते हैं या बच्चों को बचपन में टीके लगाए जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं जरासीम के खिलाफ। ये एंटीबॉडीज फिर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। जब फ्यूचर में हमारे जिस्म के ऊपर जरासीम हमला करते हैं तो ये मुख्तलिफ तरीकों से हमारे बॉडी को डिफेंड करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे बॉडी के बहुत ही एक अहम जो है वो मॉलिक्यूल्स है जो कि हमारी बॉडी की प्रिवेंशन करती है, हमारी बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करती है जरासीम के खिलाफ। तो ये था आज का हमारा लेक्चर एंटीबॉडीज के ऊपर। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।